Hello students, in this lecture we study about second application of Gauss law, which is electric field due to an infinite uniformly charged non-conducting sheet. हिंदी में इसे क्या बोलेंगे हम? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है नॉन कंडक्टिंग शीट, जिसे हम क्या बोलते हैं? अचालक परत। अचालक परत को आप लोग नॉर्मली किसी किसी बुक में यहाँ पर प्लेन शीट भी बोला हुआ है, प्लेन शीट भी बोला हुआ है, तो वो हम प्लेन शीट भी ले सकते हैं। मतलब इस यही होता है वो भी अचालक परत। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास में सपोज यहाँ पर ये इस तरीके की कोई एक क्या है शीट है, और ये शीट क्या है पूरी तरीके से चार्ज होती है, नॉन कंडक्टिंग है, ओके चार्ज होती है। और हमें इस चार्ज शीट पे क्या फाइंड करनी है? सपोज हमने यहाँ को एक पॉइंट लिया है P, कितनी डिस्टेंस पर? सपोज ये डिस्टेंस है हमारे पास में R डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट लिया है। इस P पॉइंट पर हमको फाइंड करनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो डायरेक्शन देखनी होती है कि हमारी डायरेक्शन क्या जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और देन उसके बाद में हम उस पर क्या लगाएंगे? गॉस लॉ अप्लाई करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है इसका, वो क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्शन फाइंड करना। तो डायरेक्शन, दिशा ज्ञात करना। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बस एक नॉर्मली इनफाइनाइट हमें चार्ज शीट लेनी है, तो हमने इनफाइनाइट ली है तो हम बना देते हैं एज ए डायग्राम। सपोज ये मेरे पास में कोई भी क्या है, मेरी चार्ज शीट है, ओके चार्ज है ये शीट पूरी हमारे पास में कुछ इस तरीके से। अब इस चार्ज शीट पर मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट लिया है O। इस O पॉइंट से R दूरी पर मैंने एक पॉइंट लिया है P। ध्यान से समझना, O से P R दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया है P। इस P पॉइंट पर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है। अच्छा अब देखो कैसे फाइंड करेंगे? हमने इस O पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे दो और अल्पांश लिए हैं। L सपोज इसका क्या है हमारे पास में डिस्टेंस है, और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये समझ लो ये है A1, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास में A2। अब क्या होगा? A1 जो अल्पांश है ना, उससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जाएगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी E1, और A2 से जो जाएगी हमारे पास में वो भी कुछ इस तरीके से होगी E2। आ रहा है समझ में? इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं P वाले पॉइंट को। अब क्या होगा? देखो जो E1 पॉइंट से E1 डायरेक्शन गई है ना, आपके पास में जो E1 डायरेक्शन गई है, इसके लिए क्या होगा? देखो यहां पर हमारे पास E1 के लिए वही वर्टिकली कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1 के लिए वो तो इस तरीके से होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? DE1 साइन थीटा। और जो इसके लिए हमारे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये इसी तरीके से आएगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे? DE1 कॉस थीटा, यही बोलोगे ना। सेम इसके हम बात करते हैं A2 वाले पॉइंट के लिए, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है? E2। तो इसके लिए भी हमारे पास इसी पॉइंट से है ना, यहां पर तो इसका क्या आ जाएगा? वर्टिकली कंपोनेंट DE2 साइन थीटा, और इसके लिए जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है DE2 कॉस थीटा। यही हो जाएगा हमारे पास में। ये हमारे एंगल्स आ रहे हैं, जो एंगल्स यहाँ पर वही हमारे पास हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, हम जिसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट से एंगल, इक्वली एंगल्स आएंगे। अब देखो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है DE1 साइन थीटा एंड DE2 साइन थीटा, ये क्या है हमारे पास में? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और हमें पता है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास जो लास्ट डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, या जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। मतलब कि जो डायरेक्शन हमारे पास में इस टाइप की डायरेक्शन आएगी। तो हम डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अलोंग OP, अलोंग OP, या हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको क्या बोल सकते हैं? OP की दिशा में पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। क्या बोलोगे आप लोग? OP की दिशा में
पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये आपको क्या पता चल गई है, इसकी दिशा पता चल गई है, डायरेक्शन पता चल गई है। अब इसके बाद में हमें इसमें सेकंड क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ। क्या लगाना है, गाउस का नियम। तो अगर मैं बात करती हूं गाउस के नियम की, तो यहां पर हम लिख देते हैं गाउस लॉ इन इनफाइनाइट चार्ज शीट, या जो हमारे पास आ जाएगी नॉन कंडक्टिंग, है ना। ये नॉन कंडक्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद का जो हमारे पास में एप्लीकेशन है उसमें कंडक्टिंग शीट आएगी। तो जब तक आप नॉन कंडक्टिंग को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको कंडक्टिंग भी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो अब अगर मैं बात करती हूँ गॉस लॉ के लिए, तो गॉस लॉ के लिए भी पहले तो हमारे पास में वही है कि हमने कोई क्या लेना है, एक इस तरीके से सरफेस हमने ले ली है, या हम कह सकते हैं शीट हमने ले ली है, जो कि क्या है, पूरी हमारी चार्ज है। अब मुझे ये बताओ कि गॉस लॉ जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, कि गॉस का लॉ ये बोलता है कि उसमें हम जो फ्लक्स फाइंड करते हैं वो फ्लक्स कैसे फाइंड होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फाइंड होता है। किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए फाइंड होता है। तो पहले तो हमारे जो बेसिक पॉइंट है वही ले लेते हैं कि हमने कोई एक शीट ले ली है जो पूरी क्या है, चार्ज है। ये कोई पॉइंट हमारा O है, इससे R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है P। इस P वाले पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट अब यहां हमें क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के लिए हमें पता है कि हमें कोई ना कोई क्या देना पड़ेगा, क्लोज्ड सरफेस एरिया देना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पर क्लोज सरफेस दे देते हैं। ये हमारा क्लोज सरफेस आ जाएगा कुछ इस टाइप से। ये आ गया हमारा क्लोज सरफेस, और ये इसका इनर पार्ट भी इसका थोड़ा सा अच्छे से हम बना देते हैं, ये वही, ताकि थोड़ा सा आपको 3D दिखे। ये इसका इनर पार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी क्लोज सरफेस है ये हो जाएगी हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि यहाँ हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ही क्यों ली है, बेलनाकार पृष्ठ ही क्यों ली है, हम कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते थे ना। हम यहाँ पर कुछ भी लाइक सर्कल ले सकते थे, ट्रायंगल ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, वो सब भी तो क्लोज होते हैं ना। तो क्यों नहीं लेते हैं, देखो क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, जो हमारी क्लोज सरफेस है उसके लिए थीटा और ई मतलब कि कोण और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म में होने चाहिए, सममित रूप में होने चाहिए। और बेलनाकार पृष्ठ ऐसे, क्योंकि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ये जो अगर मैं क्लोज सर्कल अगर हम लेते हैं ना, सर्किल के अंदर क्या होता है हमारा, जो हमारी जो थीटा की एंगल जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, सब डायरेक्शन में अलग अलग जाती है। सब डायरेक्शन में क्या जाती है, अलग अलग जाती है। तो यहाँ पर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली यहाँ पर यूं है तो वो तो सब जगह यूं ही रहेगा, है ना। इसी तरीके से रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो मतलब ई और थीटा के अंदर सममिति नहीं आएगी, सिमेट्री नहीं आएगी। बट जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल सरफेस होती है इसके अंदर ई और थीटा क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं, या हम बोल सकते हैं सममित होते हैं। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर, सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं। तो ये तो समझ आ गया सिलेंड्रिकल सरफेस क्यों लेते हैं। अब देखो, अब ये सिलेंड्रिकल जो सरफेस ली है हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था जब हमने लाइन के लिए फाइंड करी थी, किसी भी वायर के लिए फाइंड करी थी। तो अब इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास में, 3 पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, ये हो गया S1 पार्ट, ये हो जाएगा S2 पार्ट, और ये जो हमारा ये जो बेलनाकार का जो अंदर का कर्व वाला एरिया है ना, जो सर्कल वाला एरिया S1 और S2, और जो बेलनाकार एरिया है ये हमारे पास क्या हो जाएगा S3। देखो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये आपके पास में कोई भी क्या है, एक ये प्लेन शीट है और ये क्या है, पूरी तरह से चार्ज है। तो यहाँ पर हो जाएगी इनफाइनाइट चार्ज। अच्छा इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट के लिए एक चीज ध्यान रखना कि इसकी जो ये लाइन है ना ये खत्म नहीं हो रही, ये चलती रहेगी। अभी हमको इसका एग्जैक्टली नहीं पता है, तो ये क्या है हमारे पास में, इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हमारे पास चार्ज है और ये शीट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर इसको एक क्लोज सरफेस देना है तो हमने सपोज इसको एक क्लोज सरफेस दे दिया है कुछ इस टाइप का, है ना। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर से, है ना, जो हमारे पास सपोज ये जो है ना, इसके अंदर से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है हमें वो फाइंड करना। तो अब इसकी सरफेस कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 और ये जो हमारी थर्ड वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्म आएगा। समझ में आया, ये कोई आपके पास में क्या है,
कोई भी आपके पास शीट है और इस शीट में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स बना रहा है, ठीक है। और इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो दूसरी तरीके से हमारे को अगर देखें तो हमको डायरेक्शंस पता है कि जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग एपी होगी, या जो तो हमारी ओपी की डायरेक्शन में होगी या बाहर की तरफ होगी। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन लूं तो फर्स्ट वाले S1 पॉइंट के लिए डायरेक्शन क्या आती है, ये वाली इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। S2 पॉइंट के लिए हमारे पास डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, बाहर की तरफ। तो सपोज ये हमारे पास बात आ गई है S2 के लिए। S3 के लिए भी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इसी तरफ जाएगी। तो ये हमारी बात आ गई है किसकी, S3 पॉइंट के लिए। अब हमें जानना है एरिया वेक्टर क्या होगा, है ना, हमारा क्षेत्र सदिश क्या होगा। तो उसकी डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू दी प्लेन होता है, तल के लंबवत होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास सपोज ये है ना, ये कोई क्या है, बेलनाकार सरफेस है, या हम बोल सकते हैं बेलनाकार पृष्ठ है, और ये इस तरीके से गुजर रहा है इसमें से, ठीक है। इस तरीके से हमने अरेंज किया। अब इसके पार्ट्स देखो, ये हमारा S1 पार्ट, ये हमारा S2 पार्ट। तो जो S1 पार्ट होगा इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए इस डायरेक्शन में, S2 के लिए इस डायरेक्शन में, और जो S3 है इसके लिए तल के लंबवत क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा ना, तल के लंबवत ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब अगर हमको इसके एरिया वेक्टर्स बताने हैं तो एरिया वेक्टर्स हम लोग कैसे बता सकते हैं, इसके लिए तो आ जाएगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, है ना। इसके लिए हमारे पास जो आ जाएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ओके। और जो हमारे पास में S3 है उसके लिए जो तल के लंबवत नॉर्मल टू दी प्लेन होगा उसके लिए एरिया वेक्टर यहाँ आएगा। इट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं S1 के लिए थीटा कितना है हमारे पास, 0 डिग्री है। S2 के लिए भी थीटा कितना है, 0 डिग्री है। बट S3 के लिए जो थीटा है वो कितना है हमारे पास में, 90 डिग्री है। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका डायग्राम। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो बस फिर डेरिवेशन में बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास में यहाँ पर हमें सरफेस ले लिया, हमने क्या ले लिया, कोई भी सरफेस लिया है, तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपके पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हो आप इसको, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन A। क्या बोलते थे हम इसको, चार्ज पर यूनिट एरिया या एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश। अच्छा अगर मैं इसको बात करूं Q की, तो इसमें जो एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश है Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा A। Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा A। इसको भी याद रखना, ये हमारा आगे अप्लाई करने में काम आएगा। अब हमने गॉस लॉ अप्लाई किया तो हमें पता है गॉस लॉ से हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो अगर मेरे पास बात होती है फ्लक्स की, किसकी बात आती है, फ्लक्स की, वो भी टोटल फ्लक्स की। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। यही आता है ना। अच्छा अब E डॉट ds जो है हमारे पास में यहाँ पर कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। तो ये इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E ds किसके लिए हमारे पास में, S1 के लिए, प्लस S2 के लिए E ds, प्लस S3 के लिए E ds। ओके आगे का डेरिवेशन आप लोगों को भी पता है। अगर हम बात करते हैं फाई इक्वल्स टू वही क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds की, या मैं यहाँ बात कर दूती हूँ, चलो यहाँ पे E डॉट ds ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हमको पता है क्लोज इंटीग्रल से इंटीग्रल्स में क्यों गया है, क्योंकि हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। अब अगर मैं इसको थीटा के फॉर्म में ले लूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, E ds cos थीटा, किसके लिए, S1 के लिए। और थीटा कितना है S1 के लिए, 0 डिग्री। तो S1 के लिए थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ओके। प्लस S2 के लिए क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा, और यहां पर भी हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री। प्लस S3 के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, E ds cos थीटा। तो आ रहा है समझ में, ये तो हमने तीनों की बात कर ली इसको। अब देखो मुझे ये बताओ कि जो हमारा E ds है, थीटा अगर 0 होता है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 डिग्री की 1, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। इट मीन्स ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारे पास में ना, cos 90 वाला जो पार्ट है ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ S1 और S2। मतलब हमारे पास में क्या रह जाएगा, E ds प्लस E ds, यही रह जाएगा ना, E ds
हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो मेरे पास एक और चीज आती है यहाँ पर इंट्रीगल, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगी तो ई तो मेरा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा डीएस, और यहाँ पर भी हमारा ई क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, डीएस रह जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि अगर आपको डीएस का क्या करना है, इंट्रीगल करना है, तो इंट्रीगल क्या हो जाएगा, डीएस का इंट्रीगल एस, और यहाँ पर हमारी जो सरफेस है ये S1 और S2, S1 और S2 ये कौन से फॉर्म की थी, ये सर्कुलर फॉर्म की थी, सर्कल शेप की थी। सो एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बट हम यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करेंगे एरिया ऑफ सर्किल की, हम अभी यहाँ पर क्या रखेंगे, एरिया ऑफ वेक्टर को नॉर्मल हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप ऐसे भी सोच सकते हो जो पाई आर स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ए रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डीएस की जगह ए रखती हूँ, यहां भी डीएस की जगह ए रखती हूँ, तो टोटल मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2EA, क्या आ जाएगा, 2EA। तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर जैसे यहाँ पर आ जाएगा क्लोज इंट्रीगल ई डीएस, या हम बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2EA, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, फाई इक्वल्स टू 2EA, तो हम यहां पर सीधा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, फाई इक्वल्स टू 2EA, ये हमारे पास में इस तरीके से आप इसको रख लो, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देना है ना, ताकि इजी रहेगा आपके पास में। अब मुझे ये बताओ, हमने बात करी थी सरफेस डेंसिटी की ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, वो क्या थी हमारे पास में, Q इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया था उसके अंदर, सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो मेरे को पता था सिग्मा इक्वल्स टू आया था Q अपॉन ए, एंड Q इक्वल्स टू हमारे पास आ गया था सिग्मा ए, ये हमने पहले ही प्रीवियस पेज पर निकाल लिया था। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर गॉस के लॉ से हम बात करें तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो Q है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू Q की जगह सिग्मा ए और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी फाई की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में भी फाई की वैल्यू है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2EA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सिर्फ E की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा क्या, सिर्फ E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, गॉस लॉ की हेल्प से हमने किसके लिए निकाल ली है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए हमने इसके लिए वैल्यू निकाल दी है। अब देखो ये तो आपके पास है ई की वैल्यू, अगर मुझे इसमें लिखना है किसमें, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लोग वैल्यू लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, ई के ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, एन कैप, तो सदिश रूप के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी एन, ये वाली ई कैप, ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब देखो यहाँ पर जो एन कैप है ना, तो एन कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर है, और क्या है, परपेंडिकुलर टू दी शीट है, तल के क्या है, लंबवत है। अब अगर मैं इस पूरे जो हमारे डेरिवेशन किया है, हमने जो एप्लीकेशन किया, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका रिजल्ट, या हम निष्कर्ष बोल सकते हैं। रिजल्ट आपको क्या मिला है कि जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल्स टू है, सिग्मा के, किसके प्रोपोर्शनल्स टू है, सिग्मा के। इट मीन्स अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, कोई ई और सिग्मा में हमने ग्राफ बनाया है, ई और सिग्मा, तो प्रोपोर्शनल्स टू है तो ग्राफ सीधी रेखा में बनेगा, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, जितनी ज्यादा हमारी शीट क्या होगी, चार्ज होगी, क्योंकि सिग्मा क्या है हमारे पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो जितनी ज्यादा शीट आपकी चार्ज्ड होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा आपको। तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट रिजल्ट। और आप उसमें क्या बोल सकते हो, सेकेंड, कि आपकी जो ई की वैल्यू है वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, दूरी आर जो है उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई डज नॉट डिपेंड ऑन आर, दूरी से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई
कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे प्रोपोर्शनल होती है, किस पे डिपेंड करती है, सिग्मा पे डिपेंड करती है। तो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।